हेलो दोस्तों, आपका नए वीडियो में स्वागत है। आज अपन फिर से एक नए एपिसोड में लेके आए हैं। आज का शुभम गोयल। कुछ भी आप सवाल जो पूछना हो जो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो चलो पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला सवाल है, सर जी कैन यू गाइड ऑन एमसेक्स हैविंग अ पीई ऑफ 154 एंड जोमेटो विद पीई ऑफ 417 हैविंग कंसिडरेबल प्रॉफिट्स, शुड आई सेल और नो एज पी रेशो आर सिग्नलिंग रेड फ्लैग। देखो, एक कंपनी के अंदर पी एक अकेला पी नहीं होता। इससे मैं कहता हूँ पी के मरीज हो जाना। ठीक है ना? तो एक अकेला पी नहीं होता। पी के अंदर क्या होता है, ग्रोथ रेशियो भी होता है, पैग रेशियो आपने सुना हो तो प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो होता है, जिसमें आप ग्रोथ को जोड़ देते हो तो प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो निकल आता है। पी रेशियो क्या होता है, केवल नॉर्मल एक ईपीएस अपन अपना मार्केट कैप क्या होता है। तो आप ये देखिए कि ओवरऑल कंपनी कैसी है, उसका बिजनेस को समझिए, कंपनी की ग्रोथ को समझिए। किसी भी कंपनी की ग्रोथ डिपेंड करेगी उसके पी से। ठीक है ना? तो आप ग्रोथ देखिए कि पी की कितना आगे जाके करेक्ट होगा, कितना आगे जाके सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हेलो सर, इफ आई स्टॉक अगेन पी का सवाल, इफ आई स्टॉक पी कांस्टेंट एंड देयर अर्निंग इंक्रीज कांस्टेंट इज वर्थ टू बाय। अगर पी कांस्टेंट है और अर्निंग इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट कैप हाई जा रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपका जो आप जो प्राइस देने को तैयार थे पिछले साल, उस साल उससे हायर प्राइस दे रहे हो। आज के टाइम में उससे हायर प्राइस दे रहे हो क्योंकि भाई ईपीएस तो बढ़ रहा है, तो मार्केट प्राइस भी बढ़ रहा है। इसका मतलब पी कांस्टेंट है। ये है। आगे चलते हैं। और सर 2 मिनट एनालिसिस कीजिए ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी पे। ठीक है सर, कर लेते हैं। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी में एनालिसिस क्या कहती है। देखो, कोई बायर एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं अभी कह दे रहा हूँ। ग्रेट ईस्टर्न देखो, चार्ट से तो डबल, चार्ट से तो टॉप बना के बैठा है और डाउन ट्रेंड में, अभी तो दूर रहना है इससे। बाकी कंपनी ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी है। ठीक है। और अगर मैं इसका कैश ही देखूं एक बार कितना क्या निकाल पा रही है, तो टू सी जी शिपिंग, ये आ गया जी शिपिंग। ये कर दिया। हाँ, तो जी शिपिंग में देखते हैं क्या है। 15% की इस बार प्रॉफिट हुए, 15-12%। अभी दूर है ना जी शिपिंग से, मतलब ग्रोथ 15-20%, 15-12% से ग्रोथ हो रही है। ध्यान रखना, जिस हिसाब से आपके प्रॉफिट इंक्रीज होंगे कंपनी के, उसी हिसाब से शेयर प्राइस भी इंक्रीज होगा। ठीक है ना? अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 10-12-15%, 20% से ग्रो कर रही है, ये मान के ही चलिए आप कि आपका जो शेयर प्राइस है ना, वो भी इतने से ही अप्रोक्स ग्रो करेगा। थोड़ा ज्यादा कर सकता है बट इतना ही अप्रोक्स ग्रो करेगा। तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपकी जो कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो या करोगे, मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, कि आप इंश्योर करो कि उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी के जो स्कोर है वो थोड़ा हाई हो। उस मतलब हर चीज का एक बैलेंस होता है कंपनी के अंदर। बहुत ज्यादा भी कभी विंडो ड्रेसिंग कहलाती है। तो एक नॉर्मल डिसेंट हो पर अच्छा हो। ठीक है ना? अगले सवाल पे चलते हैं। गुड मॉर्निंग सर, आई होप यू आर डूइंग वेल। सर, कोल इंडिया ROE stands at 45%, P is around 8. Is it expensive and also still why it could not to be investor first choice? Just want your views, please advise. Thanks. देखो क्या होता है ना, मैंने आपको पहले ही अभी वीडियो में कहा कि यार पी, अकेला पी ही किसी कंपनी को जस्टिफाई नहीं करता है। आपने बोला कि ROE जो है वो 45% है, तो ROC भी ठीक ही होगा। इसका मतलब है कंपनी डिसेंट रिटर्न बना रही है, फिर भी 8% ये क्योंकि कंपनी में रेगुलेशंस बहुत ज्यादा है। अगर कोई इसको नहीं फर्स्ट चॉइस मान रहा है क्योंकि उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट उस लेवल का नहीं है। ठीक है ना? तो आप बहुत सारे एक्सपेक्ट भी तो समझिए। मान लीजिए आज कोई कंपनी अच्छा कर रही है पर फ्यूचर ही उसका नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोल इंडिया का फ्यूचर है कि नहीं। मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किसी जायंट को कंपेयर मत कीजिए और कंपनीज से। और कंपनीज को भी तो देखिए। आप सोचिए कोल इंडिया का मार्केट कैप कितना हो गया है। मैं आपको बताता हूँ एक मिनट। कोल इंडिया का मार्केट कैप अभी जो प्रेजेंट में मार्केट कैप चल रहा है, 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है सर। अगर आप सोचिए, आप 3 लाख करोड़ पे अपने इन्वेस्ट करते हो और सोचते हो कि यार 10 साल बाद 10 गुना हो जाएगा और वो कंपनी 30 लाख करोड़ हो जाएगी, तो थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है सर। ठीक है ना? तो थोड़ा सा, इसलिए लोग ये बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करते भाई। छोटी कंपनी प्रेफर क्यों करते हैं? क्योंकि प्रॉफिट जल्दी कमाने हैं, इन्वेस्ट करना है अपन अर्लीज की एज में। ठीक है ना?
आगे चलते हैं। सर मार्केट में न्यू स्कैम आ रहा है। अच्छा, कर्नाटक बैंक सेविंग अकाउंट पे 111 करोड़ बैलेंस को करोड़ बोल के पैसे मांग मांगा जा रहा है। डीमेट एसबीआई विड्रॉल मारने पे बैंक अकाउंट ब्लॉक किया हुआ है बोल रहा है। ट्रेड के लिए पैसा चाहिए, वीकली 20% के रिटर्न। सर हम चुप से बैठे सुन रहे थे, हमें लगा आप सही बात शेयर करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है। देखो है ना, महीने की 20% रिटर्न को अगर निकाल के दे रहा है ना, तो दुनिया का अमीर आदमी है वो। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, प्लीज इन लोगों से दूर रहिए। ठीक है ना। सच बता रहा हूँ, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है जो महीने की 20% निकाल के दे रहा है। आप सोच नहीं सकते उसकी कंपाउंडिंग किस लेवल की होगी। पर ऐसे लोग होते नहीं है। तो जो चीज होती नहीं है उनके बारे में सोचना क्या। आगे चलते हैं। इट्स आल्सो वंडरफुल नॉलेज, थैंक यू। सर कोई सब्सक्राइब करना चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन कमेंट भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगर रिजर्व प्लस सरप्लस कंपनी का फ्री अमाउंट होता है, तो फ्री कैश फ्लो क्यों नहीं इंक्लूडेड हो। ट्रेड रिसीवर और सेल्स का रियलाइजेशन। क्या कहना क्या चाहते हो सर आप। देखो रिजर्व प्लस जो रिजर्व सरप्लस होता है ना कंपनी का, वो उसमें काफी सारे रिजर्व होते हैं। फ्री रिजर्व होता है, जनरल रिजर्व होता है, सरप्लस अमाउंट होता है, कोई प्रोविजन है तो वो इंक्लूड होते हैं, कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड होता है। तो रिजर्व में भी काफी सारे चार चीजें इंक्लूड रहती है। ठीक है। और सीआरआर का पैसा इंक्लूड रहता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का। ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया एक्चुअल में क्या कहना चाह रहे हैं। आगे चलते हैं। सर केमिकल में टर्न अराउंड होगा क्या। अब आरती इंडस्ट्रीज कंपनी कैपेक्स भी करती है बहुत और शेयर लो भी है बहुत। तो देख लेते हैं भाई आरती इंडस्ट्रीज का क्या व्यू है। रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ मैं, बस आपकी क्वेरीज का जवाब दे रहा हूँ। और जो भी क्वेरीज है नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। 20,000 करोड़ की कंपनी है। वो ऊपर जाती कंपनी नीचे आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें क्या है, अभी न्यूज आई थी। जो कुछ है वो यूएस फेडरेशन ने क्या हुआ कि इसका यूएस फेडरेशन के अप्रूवल नहीं मिला है अभी इसको। इस वजह से ये थोड़ा डाउन ट्रेंड में आ गई कंपनी। तो अभी तो आप इससे दूर ही रहिए। आगे देखते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है अभी बता रहा हूँ। ठीक है। सर व्हाट विल द इम्पैक्ट ऑफ द न्यूज दैट चाइना इज पॉइज्ड टू कट इंटरेस्ट रेट ऑन मोर देन $5 ट्रिलियन ऑफ आउटस्टैंडिंग मॉर्गेजेस। देखो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे अपने देखो पूरी दुनिया की इकोनॉमी चलती है यूएस के बाजार से। अगर यूएस इंटरेस्ट रेट कट करता है तो ग्लोबल इकोनॉमी में तेजी की संभावना बनेगी। अगर वो फ्लैट रखता है तो जैसा अभी चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। और अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है तो ये एक चिंता का विषय है। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम लोग डिपेंड है यूएस की इकोनॉमी से। अपना इंडिया के भी जो आईटी हब हैं, आईटीज हैं, या क्या वो बहुत सारा मार्केट जो है वो यूएस की इकोनॉमी से डिपेंड चलता है। अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो ये मान लेना कि और जगह ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी। खासकर शेयर मार्केट ही तो हो जाएगी। ठीक है। आगे चलते हैं। बिग शॉट फॉर मी। इट इज अ गुड टाइम टू सेल दिसंबर 26 और 27,000 कॉल्स टू नॉर्मलाइज द लॉस इन दिसंबर 22,000 23,000 पुट्स। आई हैड बॉट 23,000 पुट्स व्हेन मार्केट वाज 23,500 बट नाउ आई हैव डबल द क्वांटिटी 26,000 कॉल शॉर्ट। अरे सर मेरे एक बात मानिए, आप ये ऑप्शन कॉल से दूर रहिए। हम इन्वेस्टर लोग हैं, इन्वेस्टर ही बने रहने दीजिए, क्यों ट्रेडर में बना घुसा रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। ग्रेटफुल सर। अब ये बुल मार्केट की बजाय बुलेट मार्केट बन गया है। ये बात सही है आपने। ऑन पेज डीआरएचपी बजाज हाउसिंग फाइनेंस का ये था। ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू। बस बस वही चीज है कि आपको बस नॉलेज को गेन करते रहिए, और कोई दिक्कत नहीं है। सर lots of people like me are trapped in unlisted share like Metropolis Stock Exchange. Even such bullish market they are not coming out of for IPO. What is your view on this? देखो क्या होता है ना, अनलिस्टेड शेयर में सबसे गलत गलत बात क्या होती है कि आपने मान लो कोई शेयर अनलिस्टेड कंपनी का ले लिया, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई भी अनलिस्टेड कंपनी का शेयर ले लिया। अब हुआ क्या कि आपने 2 साल तक तो लिस्ट ही नहीं हुआ कम शेयर, और उसको उसमें आपकी कैपिटल भी फंसी रह गई। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, उनको उस समय क्या होता है बूम लाया जाता है कि यार इसका आईपीओ आएगा, इसका आईपीओ आएगा, इसका आईपीओ आएगा। पता चले कि 2 साल तक तो आईपीओ ही नहीं आया। तो आपका पैसा भी अटका रह जाता है। दूसरा, आपको ये पता भी नहीं चल पाता है कि आपके शेयरों के साथ हो क्या रहा है, आपके पास ओरिजिनल शेयर है क्या हो रहा है, मतलब कुछ भी नहीं पता लग पाता। तो सबसे बेस्ट तरीका ये कीजिए कि आप अपने इन्वेस्ट ही रहिए, शेयर मार्केट में ढूंढिए अच्छे शेयर्स को जो लिस्ट हो चुके हैं। क्यों आप अनलिस्टेड शेयर में जा रहे हैं। ठीक है। आगे चलते हैं।
Hmm. Hi, sir. How are you? Fine, bhai. Hope you are finding time for yourself and family after the recent pleasant change. Sir, I have a little question regarding buyback of shares. For example, if the current market price is 530 and the company is buying back a certain amount at 900 and I bought the share after the record date, what should be done? The stock is Aarti Drugs. देखो क्या होता है ना, अगर आप रिकॉर्ड डेट के बाद बाय किए तो इसका मतलब ये है कि आप एलिजिबल ही नहीं है, पहली बात तो। दूसरी चीज बात, अगर आप ये सोच रहे हैं कि 530 का प्राइस चल रहा है और वो 900 पहुंच जाएगा क्योंकि बायबैक लेके आई है कंपनी, तो वो चीज भी संभावना होने के चांसेस मिनिमलिस्टिक हैं। क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड डेट निकल चुकी है और रिकॉर्ड डेट के बाद बढ़ना नाम बेवकूफ वाली बात है। क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड डेट पे जिसके पास शेयर होंगे वही एलिजिबल होगा, उसके बाद में कोई खरीद बिक्री करे उसके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी चीज, आपने नाम लिया कि सर ये आर्थिक ड्रग्स का शेयर है। ठीक है, देखो कोई सा भी शेयर हो, देखो बायबैक में क्या होता है ना, पहली बात तो आप अपने आप को एलिजिबल तो कराइए बायबैक के लिए। होता क्या है, बायबैक दो तरह के होते हैं, टेंडर ऑफर और पब्लिक ऑफर। टेंडर ऑफर में क्या होता है कि कंपनी आएगी किसी पर्टिकुलर इंसान से पूरा शेयर लेके चली जाएगी, उसी को बायबैक कर देगी, एक तरह से ऐसे समझिए आप। ठीक है, उसमें क्या चीजें दूसरी होती है, ऐसा समझिए। पब्लिक ऑफर में क्या था, पब्लिक को बोल दिया जाता है कि जिसके पास 10 शेयर हो उसका एक शेयर ले लेंगे, जिसके पास 100 शेयर हो उसका एक शेयर ले लेंगे। तो ऐसा कुछ रेशो वगैरह निकाल के आपसे बायबैक कर लेती है। तो होता ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। मैं पर्सनली, मेरा ओपिनियन है कि इसमें होता जाना कुछ नहीं है। ठीक है सर, प्लीज डू ए 2 मिनट एनालिसिस ऑन कॉफी डे एंटरप्राइजेस। हाँ चलो, कुछ एनालाइज का पॉइंट तो आया कि किसी कंपनी में एनालिसिस तो करें। कॉफी डे एंटरप्राइजेस, देखते हैं क्या है। कॉफी डे, कैफे कॉफी डे इसी से चला था। आज क्या हालत है इसकी? हालत पहले की तरह खराब है। कभी भी एक सिंपल सी गणित समझिए सर, डाउन ट्रेंड का चार्ट डाउन ट्रेंड की कंपनी से दूर रही है, उसका फंडामेंटल भी देखने की जरूरत नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, उसका फंडामेंटल भी देखने की जरूरत नहीं, फिर भी आपने डाला है तो मैं देख लेता हूँ। ठीक है ना, ये कंपनी एनुअली बेसिस पे, एक टाइम पे इस कंपनी की सेल होती थी 4,000 करोड़, 3,800 करोड़, 2,700 करोड़। आज इस कंपनी की सेल है 1,000 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में प्रॉफिटेबल है, पर अदर इनकम लॉस में चल रही है। ठीक है, क्यों चल रही है साहब? क्योंकि कंपनी इन्वेस्टमेंट करती थी पहले, जो पूरा उसने बेच दिया है, पता नहीं क्या किया है, जो नेगेटिव है, एक्सेप्शनल आइटम लॉस में चल रहे हैं। ठीक है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जरूर प्रॉफिटेबल हुए हैं इसके, तो हो सकता है आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबल हो जाए, बट चांसेस ना के बराबर लग रहे हैं फिलहाल तो। और 210 टू 47 टू 60, ठीक है। मार्जिन मार्जिन घट गया है सर, 19% था पिछले साल ईयर ऑन ईयर क्वार्टर में, अब 14% है। तो इसके एनालिसिस को बनती नहीं है। और 1,300 करोड़ का तो अभी भी इसमें वो पड़ा हुआ डेट, 1,300 करोड़ के एवज में 150 करोड़ का इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ठीक है, फिर भी बट अभी दूरी है ना, मतलब अभी इसमें कुछ नहीं कह सकते। ठीक है ना, अभी कुछ बन नहीं रही बात इसमें। चलो आगे चलते हैं। सर 3.5 लाख करोड़ बैंक अकाउंट ब्लॉक अंडर बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ, आई स्टिल वी आर ऑल टाइम हाई। इट्स इज बुल बुल मार्केट सर। देखो क्या होता है ना, बुल मार्केट का ये बात पक्की है, बुल मार्केट है। ये बात भी पक्की है कि ग्रीडी मार्केट भी है। और ये बात भी पक्की है कि आप हाई को नहीं पकड़ सकते। ठीक है ना, कि यार ये इसका हाई है, इस मार्केट का हाई है, आप नहीं पकड़ सकते। क्योंकि मार्केट, जब जब आप ये बोलोगे ना ये इस मार्केट का हाई है, वो नया हाई बना देगा। ठीक है ना, ना आप हाई को पकड़ सकते हो ना लो को पकड़ सकते हो। आप क्या कर सकते हो, केवल अपने नॉलेज से, अपनी समझदारी से, अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे पूछ के इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इतना कीजिए बस। अब इस बात पे फोकस ही करते हैं, मैं तो काफी लोगों का सब कमेंट देखता हूँ कि यार इस बात पे फोकस ही कर रहे हो कि मार्केट गिरेगा। इस बात पे फोकस ही करना, यार मार्केट गिरेगा तो इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा करते करते 3 साल निकल गए, 3 साल की रिटर्न और चली गई उन लोगों की। मैं सच बता रहा हूँ, उन्होंने क्या करा, सपोज करो किसी के पास 1 करोड़ है। ठीक है ना, 1 लाख का एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो 1 करोड़ ले लेते हैं, चलो 1 करोड़ है। 1 करोड़ का एफडी में डाल दिया, 3 साल की ब्याज निकल के आई 7 3 21 और कंपाउंडिंग जोड़ दो तो लगभग 25, यानी 25 लाख कमाया। ठीक है, वही 1 करोड़ इंडेक्स में डाल देता तो कितना हुआ, 15% भी ग्रो कर, से ज्यादा ग्रो कर दिया, तो 15 15 45 50 लाख के आसपास हो गया। अब 50, अब एक बंदे के पास है 1 करोड़ 25 लाख क्रैश में डालने के लिए, और एक के पास है 1.5 करोड़। अब वो 1.5 करोड़ से 1 30 पे आ जाएगा, इतना ही तो होगा, 20% आ जाएगा। ठीक है, चलो मान ली 1 20 पे आ जाएगा। पर आप ये तो सोचिए कि वो गिरेगा तो वो आएगा ना।
अगर मार्केट गिरा ही नहीं, अगले साल फिर 15% वो चल गया, तो वो तो मर गया बेचारा एफडी वाला तो कभी वेट मत कीजिए कि यार मार्केट गिरेगा, ये मार्केट का हाई है, लो है। आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ग्रैब कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या क्वेश्चन है। इन पीएसयू स्टॉक कैनरा बैंक इज इन राकेश झुनझुनवाला पोर्टफोलियो। ठीक है सर, वो पोर्टफोलियो उनके होते हैं। देखो क्या होता है ना, जो स्टार पोर्टफोलियो होते हैं, बिग स्टार पोर्टफोलियो होते हैं, उनमें किसी स्टॉक को रखना, उनकी अपनी एक साइकोलॉजी होती है, उनका अपना एक तरीका होता है। मेरा पर्सनल व्यू मैं मानता हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कि मैं फाइनेंस कंपनियों से दूर रहता हूँ। शुरू से ही, जब से मैंने जर्नी चालू करी है ना, तभी से मैं फाइनेंस कंपनियों से दूर रहता हूँ। तो आप भी क्यों रहता हूँ, उसका कारण भी बता देता हूँ। कि फाइनेंस कंपनियों में ना कोई मेरे को बिजनेस मॉडल ही समझ में नहीं आता कि यार बिजनेस मॉडल वर्क कैसे कर रहा है इसका। ना तो कोई प्रॉफिट है, तो लोन दे रहे हैं तो लॉस, लोन रिकवर भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है। बस अमाउंट चल रही है डिजिटली, कोई और सिस्टम ही नहीं है इसका। तो मैं फाइनेंस से तो हमेशा ही दूर रहता हूँ, चाहे फाइनेंस के एनबीएफसीज हो, फाइनेंस के बैंक्स हो, या कोई और दूसरा तीसरा। ठीक है, आगे चलते हैं। अ, सर झारखंड में डेंगू का प्रकोप बहुत है। मैं जमशेदपुर में हूँ। यहाँ तो हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता, लोग बाहरी सलीन करवा रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है सर, आपकी जो प्रॉब्लम है बोल दिया है मैंने, कोई सॉर्ट आउट कर दे तो अच्छी बात है। और सर, चार्टिस्ट लोग सीएनबीसी को फॉलो करते हैं, और समवन हु हैज ब्लैक लिप सिगरेट का लत वाला रिसेंटली शायद कुछ बेच डालो एक्सेप्ट अडानी। और तेरी सब कुछ बेच डालो एक्सेप्ट अडानी, मतलब अब सीएनबीसी में देखो क्या होता है ना, वो अपना काम कर रहे हैं, अपन अपना काम कर रहे हैं। पब्लिक भी बेवकूफ नहीं है, अगर वो सीएनबीसी की बातों में आ रही है तो ठीक है, आप जो भी करना चाहो कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कह सकता ऐसे। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट वांट टू डिडक्ट 18% जीएसटी इन ऑल ट्रांजैक्शन बिलो 2000। हाँ, सो इन्फ्लेशन विल इंक्रीज बाय 18% एंड अबाउट 80% ऑफ ट्रांजैक्शन बिलो। देखो क्या है ना, वो केवल कार्ड की ट्रांजेक्शन, अगर कोई कार्ड को ट्रांजेक्शन करता है 2000 से नीचे का, तो 18% जीएसटी लगे। वो इसलिए किया गया है गवर्नमेंट ने, मेरे मेरे हिसाब से ये सही भी किया है। यार आप खुद सोचो कि 2000 से नीचे का ट्रांजेक्शन कर रहे हो, वो भी कार्ड से, तो कहाँ तक लेजिटिमेट है यार। आप यूपीआई का इस्तेमाल कीजिए ना, यूपीआई पे तो फ्री है, यूपीआई पे तो कोई चार्जेस नहीं है। तो फिर पता नहीं किस चीज का आपको ये दिक्कत आ रही है इसमें। तो मेरे को मतलब लगता है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो केवल यूपीआई को बढ़ाने का तरीका है। 18% के 28% भी रख दीजिए जीएसटी। ये तो यूपीआई को बढ़ाने का तरीका है कि यार लोग 2000 से नीचे कम से कम एटलीस्ट यूपीआई का इस्तेमाल करें। और ये ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत जरूरी भी है। ठीक है ना। सर अब ट्रेडिंग नहीं करूंगा मैं। आज 5,50 5,000 का लॉस किया है। जहां मैं बाय करता हूं वहीं से नीचे आ जाता है। आज लास्ट ट्रेडिंग डे था। ठीक है सर, अच्छी बात है। पर आप ये बात ध्यान रखिए कि जब भी कोई कहता है ना कि ट्रेडिंग नहीं करनी है, वो सबसे पहले वही करता है। ठीक है ना, तो जो चीज नहीं करनी हो कहो मत, खुद पे विश्वास रखो बस। सर क्या नेक्स्ट बुल रन सेमीकंडक्टर सेक्टर में होगा? प्लीज गिव योर व्यू ऑन द सेमीकंडक्टर सेक्टर। देखो क्या होता है ना, हाथ में और दर्द हो गया। देखो सेमीकंडक्टर सेक्टर में क्या है सिस्टम, कि थीम तो बना दी कि यार थीम ऐसी होगी, थीम वैसी होगी, थीम तो बना दी। अब हुआ क्या कि जो थीम चलनी चाहिए, जैसे क्या हुआ है सोलर पैनल में हुआ, थीम अच्छी बनाई, 5 साल पहले थीम अच्छी बनाई कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, उस समय वो चली नहीं चीजें। अब जाके जब काफी फोर्स किया जा रहा है, काफी गवर्नमेंट के द्वारा पुश किया जा रहा है, तब जाके वो चीज चली। तो मेरा ये मानना है कि यार सेमीकंडक्टर में सेक्टर चलेगा, मैं मानता हूँ कि सेमीकंडक्टर सेक्टर चलेगा, बहुत अच्छा सेक्टर है, और बहुत डिमांड भी रहेगा आगे आने वाले टाइम में। पर कब से चलेगा, कितने टाइम के लिए चलेगा, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है ना, तो इसमें मेरा कोई व्यू नहीं है। सर आई एम सब्सक्राइब एंड रेगुलर व्यूअर, प्लीज रिकॉर्ड एंड अपलोड वीडियो इन इवनिंग कवरिंग फुल डे अफेयर्स। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि फुल डे काम कर सकें। आप कमेंट कर दीजिए, मैं करता रहूंगा। प्लीज सर रिक्वेस्ट, सर योर एनालिसिस ऑन नवीन फ्लोरिन। 300 करोड़ इंक्रीमेंटल रेवेन्यू फ्रॉम 540 करोड़ कैपेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड हाफ ईयर 25। इफ्ट मार्जिन टू गो टुवर्ड्स 25% बाय Q4 इनिशियल 25। नवीन फ्लोरिन में देख लेते हैं क्या है। देखो नवीन क्या होता है ना यार, आप कंपनियों में इन्वेस्ट क्या 1-2 महीने के लिए या 2-4 दिन के लिए कर रहे हो क्या? वैसे डाउन ट्रेंड में स्टॉक है अभी तो, कंपनी ग्रो भी अच्छा कर रही है, ठीक है। अब इन्होंने लिखा कि सर Q4 में ना इसका रेवेन्यू, इसका जो EBITDA मार्जिन हो 25% हो जाएगा। और लिखा कि
540 करोड़ के कैपेक्स की वजह से 300 करोड़ का इसके पास रेवेन्यू एक्स्ट्रा आएगा, तो उसको डेटा में आने तो दीजिए सर। इन्वेस्टर क्या होता है ना, इन्वेस्टर व्यू है उसका लॉन्ग टर्म का। ये नहीं कि 3 महीने में, 5 महीने में, या चलो साल भर में भी कंपनी को बेचना होता है या कुछ करना होता है। नहीं, इन्वेस्टर का एक सीधा सा व्यू है कि यार इन्वेस्टर खुद, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसको लगेगा, जो 1 साल से ऊपर का हो। ठीक है, तो आप इन्वेस्टर बनने की सोच किससे करिए कि ये भाई 540 करोड़ के कैपेक्स है, उसमें 300 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। मैं मानता हूं कि आपकी बात सही है, पर उस चीज को आने तो दीजिए, फंडामेंटल में आने तो दीजिए, क्वार्टरली स्टेटमेंट में आने तो दीजिए कि हाँ हाँ ये रेवेन्यू हो रहा है, हाँ ये रेवेन्यू से इंटरेस्ट कॉस्ट पे को बियर करना आसान हो रहा है, तो आने तो दीजिए उस चीज को। ऐसा क्या होता है ना, कंपनी प्रोजेक्शन तो बहुत अच्छे अच्छे कर लेती है कि हमने 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, इससे मेरा 300 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। अरे प्रोजेक्शन करने से क्या होगा, 300 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालना पड़ेगा सर। ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, क्या पता कोई नई कॉस्ट निकल के आ जाए, तो एक बार उसको डेटा में आने दीजिए। देखो मैं डेटा ड्रिवन बंदा हूँ, डेटा पे ही चलता हूँ। मैं नहीं मानता किसी मैनेजमेंट की बात कि ये कर लेंगे, क्योंकि मैं नहीं कर रहा 3 महीने बाद के लिए इन्वेस्टमेंट, मैं कर रहा हूँ लाइफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट। और इसका जीता ज्यादा एग्जाम्पल है नंदराज। ठीक है ना, मुझे मतलब नहीं कि उसने गूगल के साथ टाइप किया, मुझे मतलब नहीं उसने किसी झाड़ू वाले के साथ टाइप किया। मुझे मतलब है कि यार मेरी कंपनी एक अच्छा धंधा लेके आ रही है, एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, एक अच्छी ग्रो कर रही है। दैट्स इट, इतने से मतलब होता है मुझे। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, कहीं पता चले बाद में आप लोग बोलोगे यार तुम, आपको सर बिजनेस से ही मतलब नहीं, बिजनेस से मतलब है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा, ये सब चीज भी देखता हूँ मैं भी। और मुझे मैं ही नहीं देखता कि यार कैपेक्स करने पे ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, वो चीज नहीं, डेटा पे आने दो। ठीक है, आगे चलते हैं। Sarji, you seem to be enamored with USA and every economic activity of it. On the other hand, businesses in India are also ठीक है सर, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही बहुत हो गया आज के लिए। और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।